नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 10 सीटों पर भले ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी पारा हाई है। बीजेपी और सपा दोनों के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी का फोकस वैसे तो सभी 10 सीटों पर है, लेकिन मिल्कीपुर और कटेहरी और करहल पर सबसे ज्यादा फोकस है। ये तीनों सीटें सपा की गढ़ कही जाती हैं और बीजेपी गढ़ में ही घेराव करने की रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश के गढ़ करहल में आज डिप्टी सीएम राजेश पाठक पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी को जिताने की अपील लोगों से की है। उधर सपा भी लगातार उपचुनाव को लेकर चिंतन मंथन कर रही है। आज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने मिल्कीपुर और कटेहरी सीट को लेकर के बैठक की। मायावती भी उपचुनाव के मैदान में हुंकार भर रही है। एक बार फिर बीएसपी के अध्यक्ष मायावती चुनी गई है। यानी उपचुनाव में वो पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे और सपा बीजेपी का गेम बिगाड़ेगी। तो सवाल बहुत सारे हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव मानकर चुनाव लड़ रही है। मिल्कीपुर ही नहीं, 10 विधानसभा जीतने की तैयारी हो रही है। धीरे धीरे कैंडिडेट तय किए जा रहे हैं। अयोध्या में कैंडिडेट तय हो गए हैं। इंडिया अलायंस के माध्यम से चुनाव होगा। ये खटाखट का नारा देने वाले, संविधान और आरक्षण को लेकर जनता को गुमराह करने वाले लोगों को जनता इंतजार कर रही है और बड़ी सबक जनता ऐसे लोगों को सिखाएगी। उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 10 सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम करेगी। तो चलिए, दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन दावों में कितनी हकीकत है, सच्चाई, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन चर्चा करते हैं कि दरअसल तैयारी किसकी कितनी और किस आधार पर जीतने के दावे किए जा रहे हैं। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक राय जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। अंकुर सक्सेना प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, स्वागत है आपका और तमाम मेहमानों को स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर आप लोग फिर से 10 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, क्योंकि करहल की बात हो, कटेहरी की बात हो। कटेहरी तो ऐसी सीट है जहां पर शायद आप लोग एक ही बार जीते हैं, बीजेपी एक ही बार जीती है, और मिल्कीपुर की बात हो। किस आधार पर इन जो सबसे बड़ी चुनौती वाली सीट है, यहां पर आप लोग जीत दर्ज करेंगे? कुंदन जी, देखिए, 35 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है, 10 साल से सपा उत्तर प्रदेश से बाहर है, और पिछले चुनाव में जो इनको जिसका ये दम भर रहे हैं, वो बिल्ली के भाग्य से जब छींका टूटा तो वो भी पूरा नहीं टूटा। अगर आप 543 का अनुपात देखिए तो सपा को जो है वो कांग्रेस को 6% सीटें मिली हैं और सपा को 18% सीटें मिली हैं। तो ये पिछली बार भी फेल से भी कांग्रेस 26 नंबर उनके कम आए पासिंग नंबर से, और सपा के जो है वो करीब करीब 18 नंबर कम आए हैं पासिंग से परसेंटेज के हिसाब से। तो पिछली बार भी इनको हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये इनको एक लग रहा है कि साहब एक बार थोड़ी बहुत कुछ एक आशा की किरण दिखी थी, तो अब की बार आप ये साफ कर लेंगे। आप देखें, जो सपा का गढ़ रहा है आजमगढ़ और रामपुर, वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। पिछली बार कितने जोड़ गठबंधन, इसको तोड़ उसको जोड़, इसको उससे जोड़, उसको उससे काट के कर, तो तब तो ये यहां तक पहुंचे हैं। तो उसके बाद भी ये हारे हैं, लोकसभा चुनाव में भी हारे हैं, विधानसभा में साफ हो गए, और जो निकाय चुनाव था उसमें मेयर की 2 सीटें पिछली बार आई थी, पिछले चुनाव में वो भी चली गई। तो किस चीज के कौन से आधार पे इनको, ये तो इन्हें जवाब देने की जरूरत है, किस आधार पे इनको लग रहा है कि ये सीटें जीतेंगे। हम 10 की 10 सीटों पे इनको साफ करेंगे। आप बिल्कुल इस चीज के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं। नहीं शरद जी, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें, करहल सीट ऐसी है जहां पर करीब हार जीत का अंतर जो है
30% का है। आप विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर 30%, 32% आपको वोट मिले थे और अखिलेश यादव को 60% वोट मिले थे। वही अब जो हार जीत का अंतर है विधानसभा वाइज देखें, अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो वही वोट शेयर का अंतर लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देता है। डिंपल यादव उस मार्जिन को कायम करने में कामयाब रही है। तो करहल जैसी सीट पर आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं, चलिए राजनीतिक दल कोशिश करना बनता है, लेकिन किस आधार पर इस गैप को पाटेंगे आप लोग? देखिए, कुछ हमारी तरफ से खामियां थी, हम इस बात को मानते हैं। हमारे पार्टी ने उन खामियों को पूरा किया है, उसका विश्लेषण किया, उनको पूरा किया। अब वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी। हम लोग 10 की 10 सीटों पे विपक्ष को साफ कर देंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आप बने रहिए। अंकुर सक्सेना जी, अब आरएलडी की क्या तैयारी है? क्या 2 सीटों पर तैयारी, किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और क्या नतीजे रहने वाले हैं आपके हिसाब से? देखिए कुंदन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग एनडीए के एक घटक दल हैं और एक घटक दल की हैसियत से निश्चित रूप से हम लोग उपचुनाव में 10 की 10 विधानसभा की आगामी उपचुनाव की सीटों पर तैयारी भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से 10 की 10 उपचुनाव की सीटें जो हैं कहीं ना कहीं एनडीए घटक दल के रूप में एनडीए को हम लोग जिताएंगे। जहां तक आप कटहरी की बात कर रहे हैं या करहल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सीट निर्विवाद रूप से किसी एक राजनीतिक दल के पास होती है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक संगठन होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए का घटक दल बनने के बाद आज की डेट में हम लोगों के पास इच्छा शक्ति भी है और हमारे पास राजनीतिक संगठन भी है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो ये जो आगामी उपचुनाव है इसमें निश्चित रूप से जिन जिन सीटों पर अभी तक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने को कह रही है कि हम इसको एक तरफा जीत लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है और 10 की 10 उपचुनाव की सीटों को हम लोग एनडीए घटक दल के रूप में एनडीए के कोटे में डालेंगे। ठीक है, आप लेकिन अंकुर जी स्पेसिफिकली बहुत मुश्किल वाली तीनों सीट है जिसका जिक्र आप भी कर, जिसका जिक्र मैं भी कर रहा हूं। यहां पर लोकसभा चुनाव में और विधानसभा का उपचुनाव चूंकि 6 महीने के अंदर ही होना है, तो 6 महीने के अंतराल में क्या बदल जाएगा और क्या बदले हुए हालात में आप लोग हासिल कर लेंगे? नहीं कुंदन जी, देखिए मैंने एक बार पुनः कह रहा हूं आपके सम्मानित चैनल पे कि हम लोगों का राजनीतिक संगठन है, हमारी विचारधारा सुदृढ़ है और निश्चित रूप से हमारी कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। आज की डेट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो उठापटक चल रही है किसी से छुपी हुई नहीं है और हम लोग क्या है, हम लोग योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के विजन पर आज की डेट में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप मान के चलिए जब उपचुनाव की घोषणा होगी तो आपको ये नजर आएगा कि वहां पर हम लोग जो प्रत्याशी उतार रहे हैं वो आपको बड़े चमत्कारिक प्रत्याशी भी नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे उन प्रत्याशियों को देखकर विपक्षी गठबंधन के खेमे में खलबली भी मच जाएगी। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए क्या पीसीआर? चलिए अभिषेक जी भी हमारे साथ दिख रहे हैं। अभिषेक साहब, लगातार मीटिंग के दौर भी लगातार जारी है, आप लोग भी मीटिंग कर रहे हैं। आज तो उप मुख्यमंत्री भी गए और करहल में लोगों से वोट करने की अपील की है। क्या तैयारी है सभी 10 सीटों के लिए? क्योंकि बीजेपी कह रही है हमारी सीट तो हमारे पास रहेगी, लेकिन आपके खाते वाले सीट है उसे हम जीतेंगे। देखिए, बीजेपी को कहते हैं ना दिन में सपने देखने की आदत हो गई है। 24 में जनता ने इनका सपना तोड़ दिया। जो कहाँ ये 80 सीटें जीत रहे थे और कहाँ ये 33 पे सिमट के रह गए और अगर प्रशासन नहीं रहता तो ये 15 सीटें भी नहीं पाते। तो इससे बहुत साफ है कि जनता ने एकदम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ देखना शुरू कर दिया है। उन्हें पता है कि किस तरीके से उसको वोट करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो जिस अपने देख रही है उसको उसका जनता जवाब देगी और बहुत तगड़े से जवाब देगी। जहाँ तक गठबंधन की बात कर रहे थे अभी हमारे एक मित्र हमने सुना, तो ये पहले अपनी गठबंधन के बारे में सोच लें। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, तो उससे कहते हैं ना राजनीतिक जो स्टेबिलिटी होती है ये खुद ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जहाँ स्वार्थ की राजनीति दिखती है वहाँ ये चले जाते हैं। तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ चाहे करहल हो, चाहे कटहरी हो, चाहे जो मिल्कीपुर हो, जो भी अब विधानसभाएं हैं, 10 की 10 विधानसभाएं बड़ी मजबूती से जीत रहे हैं और जनता इनको एक बार फिर जवाब देने जा रही है। जैसे 24 के लोकसभा चुनाव में भी जवाब दिया है वैसे दोबारा जवाब देने जा रही है और ये लोग उस चीज़ के लिए एकदम तैयार रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल, वो उसका जवाब अभी 24 के विगत चुनाव में मिला है। मात्र 1.5 लाख वोट से बनारस की सीट माननीय प्रधानमंत्री जी जीत पाए, जो 4,70,000 80,000 से जीतते थे।
अगर थोड़ी सी और मेहनत हम लोगों ने सोचा कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान रख लें, उनको लोकसभा तो जाने दें, नहीं तो इनको हम जवाब बनारस में ही दे देते और बनारस की जनता इनको जवाब देने के लिए सज्ज थी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो कमी बची है उपचुनाव में पूरी कर दें। ठीक है अंशु अवस्थी साहब, ये हमें बताइए कि कुल मिलाकर के क्या तैयारी, क्योंकि सक्सेना साहब आरोप लग रहे हैं कि उठापटक की बातें भी चल रही है आपके बीच और समाजवादी पार्टी के बीच, कांग्रेस और सपा के बीच खींचतान कोई है या सब कुछ सहमति बन गई है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बात कही है? देखिए, उपचुनाव के भी मुद्दे वही हैं जो लोकसभा चुनाव के मुद्दे थे। लोकसभा चुनाव के भी समय सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, 19 पेपर लीक हो गए, दलितों पर अत्याचार जम के हो रहा है, सरकार अत्याचार करने वालों को संरक्षण दे रही है, उनको बचा रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, संविधान बदलने की सोच रखने वालों की मंशा अब भी वही बनी हुई है और प्रदेश में स्वास्थ्य की हालत खराब है, शिक्षा की हालत खराब है। सरकार को जो काम करने चाहिए वो छोड़ के मुख्यमंत्री जी कभी बांग्लादेश पे बयान देते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते, कभी कोई बयान देते हैं। वो अभी भी शिक्षा मित्र अनुदेशक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर कोई काम नहीं कर रहे। तो बात कर लेते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाई सीटें तय हो गई है आपके बीच, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, तो मैं सीट पे ही आ रहा हूँ। हाँ जल्दी से। जी मैं सीट पे आ रहा हूँ। तो आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आप देखिए कि बीजेपी के नेता अभी भी इधर उधर की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का, हम 10 की 10 सीटों पर पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से चुनाव में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमें है। लोकसभा चुनाव के समय देखिए भाजपा के लोग कह रहे थे हम 80 सीटें जीतेंगे, 400 सीटें जीतकर संविधान बदल देंगे, तो इनसे जनता की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। चाहे किसान हो जो लगातार पीड़ित है, चाहे युवा हो, सभी नाराज हैं। तो आप देखिएगा उपचुनाव में इनको जबरदस्त हराने जा रहे हैं और अब तो इनका डर भी खत्म हो गया। पहले तो ये डराने की कोशिश करते थे बुलडोजर और इन सब चीजों का, अब तो जनता में डर नहीं बचा है, क्योंकि जो जिस संविधान को बदलने की बात कर रहे थे उस संविधान को मत्थे लगाना पड़ रहा है। डर तो ये लोग गए हैं, ठीक है, इनको माथे लगाना पड़ रहा है उस संविधान को बदलने की जो नियत रखते थे। तो 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा मजबूती से और जीतेगा और कहीं सीटों को लेकर कोई रार नहीं। हाँ, अगर रार देखनी है तो दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो चल रही पूरा प्रदेश देख रहा है, जो दलितों और ठीक है, वो मुख्यमंत्री तो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, चुनाव के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। शरद त्रिवेदी साहब, कहा जा रहा है कि भाई लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें इन 10 सीटों को, तो उसमें 8 में करीब समाजवादी पार्टी को एज है। लोकसभा के लिहाज से मैं कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिहाज से मैं कह रहा हूं, इस एज को कैसे आप लोग कुंद करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अवस्थी जी की बात पे कहना चाहता हूं कि इन्होंने जैसे कहा है कि संविधान की हत्या करी है या हत्या करना चाहते हैं, तो जिन्होंने 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया और 106 बार संविधान की हत्या करी है, वो कम से कम उनको संविधान की याद तो आई 70 साल बाद। लेकिन इसी वजह से इनको 35 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर रखा गया। तो ये कौन सी कहानी है? ये किसके साथ खड़े हैं? आप देखें कि पहले चाचा भतीजे, बुआ बबुआ, लड़के, फिर लड़के अलग हो गए, फिर लड़के एक साथ हो गए। कोई पैंतरा नहीं है जो इन्होंने चुना नहीं है। और पिछले लोकसभा चुनाव में तो मैंने आपको जैसे पहले ही कहा है कि एक को 6% सीटें मिली और दूसरे को 18% सीटें मिली है। तो ये सपा पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है। तो ये इन लोगों को एक बार बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, जिससे इनको एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी है। वो हम लोगों की गलती हुई थी, मैं इस बात को मानता हूं। हम लोगों से कई गलतियां हुई थी, उन खामियों को हम लोगों ने विश्लेषण किया है, पार्टी ने उसको ध्यान दिया है और उनको ठीक कर लिया गया है, जिसका नतीजा आपको इन चुनाव में दिख जाएगा। 10 की 10 सीटों पे जो हमारा विपक्ष है वो वहीं रहेगा जहां ये है। 10 साल से विपक्ष में है, तो इन्होंने इतना अच्छा विपक्ष में काम किया कि जनता इनको विपक्ष में ही रख रही है और आगे भी यही रहेगा। अंशु अवस्थी साहब कुछ कहना चाह रहे जल्दी से? देखिए, अभी शरद जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि हमसे गलतियां हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो गलतियां की हैं वो छोटी मोटी गलतियां नहीं है।
हमने कभी संविधान बदलने की बात नहीं की, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा इस संविधान को बदल देंगे, और आज भी वो लोग उसी पार्टी में बने हुए। तो गलतियां तो आप आज भी कर रहे हैं। आपकी सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि किसान जहां पर धरना दे रहे थे वहां पर रेप हो रहे थे। आप इस तरीके का बयान देते हैं आपके नेता, और उसके बाद आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ आप पल्ला झाड़ लेते हैं। आप किसानों को बलात्कारी कहना चाहते हैं, कभी खालिस्तानी आतंकवादी कह रहे थे, आज बलात्कारी कह रहे हैं। किसान वहां अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आप कहते हैं कि वहां रेप हो रहे थे। तो जिस तरीके की गलतियां अभी भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चलिए उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, क्योंकि चुनावों का विश्लेषण जब किया जा रहा है तो आपको एज तो बताया जा रहा है, लेकिन इस एज का फायदा आपको मिलेगा या फिर ओवर कॉन्फिडेंट तो आप लोग नहीं है? तैयारियां किस आधार पर हो रही है? उसी आधार पर लोकसभा चुनाव के मुद्दे रहेंगे या फिर विधानसभा के उपचुनाव में कोई और मुद्दे गढ़ेंगे और सामने रखेंगे आप लोग? देखिए, हम लोकसभा के जो मुद्दे हैं वो तो अभी वहीं पे हैं, अभी उसमें से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अभी आपने देखा जो 59,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, उसमें से 19,000 फर्जी निकल गए, और ये बात आदरणीय न्यायालय ने कही है। तो जो न्यायालय ने कही है वो बात साबित हो गई कि ये सरकार भ्रष्ट है। ये सरकार भ्रष्ट है, किस तरीके से पीडीए का अधिकार खाने का प्रयास कर रही है। तो हम उसी चीज़ पे लगे हुए हैं, हम जनता के बीच में उसी मुद्दे को लेके जा रहे हैं, और जो हमने बात कही थी जनता से, हम उस बात को साबित करते जा रहे हैं। शरद भाई हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन इन्होंने, मैं इनकी शालीनता की तारीफ करता हूं कि इन्होंने मान तो लिया कि कम से कम इन्होंने गलती करी। साहब, गलती करी है तो दुरुस्त तो कर दो, कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी से कह दो, कम से कम अपने प्रधानमंत्री जी से कह लो, जो मात्र 1.5 लाख वोट से जीत पाए बनारस की सीट। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा हमने वो सब्र कर लिया, थोड़ा सा हमने कमी छोड़ दी कि अच्छे सांसद पहुंचने चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बात सुननी चाहिए, नहीं तो बनारस की सीट भी इनके हाथ से खिसक गई थी। डॉक्टर अभिषेक, आपका कॉन्फिडेंस जो है, आपका कॉन्फिडेंस काबिल तारीफ है, लेकिन डॉक्टर अभिषेक एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ। ब्रजेश पाठक गए वहां करल में, तो उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव ने इस सीट से इस्तीफा देकर के यहाँ के लोगों से धोखा किया है, ऐसा है क्या? इस पर छोटा सा कमेंट आपसे। नहीं, बहुत सीधी सी बात है कि ब्रजेश पाठक जी अपना डिपार्टमेंट तो सुधार नहीं पा रहे हैं। अब अब उन्होंने कितनी चोरियां पकड़ी, कितनी सारी चीजें पकड़ी, और आज भी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था वही है। ब्रजेश पाठक जी खुद अंगूठा दिखा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री बनने के प्रयास में है, मुख्यमंत्री बनने के प्रयास में है, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोलने के लिए बचा कौन? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बचे, क्योंकि हम मेन ऑपोजिशन है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह का बयान वो करेंगे, नहीं करेंगे तो मीडिया में आएंगे कैसे? आप बताओ कैसे आएंगे मीडिया में, कैसे आप सुनोगे उनकी बातें? तो ये उनको कहते हैं ना, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर कहते हैं हम लोग इसको। मैं डॉक्टर हूं तो मैं बता रहा हूँ, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर कहते हैं कि आपको अटेंशन लाने के लिए बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा तो अखिलेश यादव जी जैसा जन प्रभावी, जन नायक नेता उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, उनके बारे में ये बोलेंगे। चलिए सक्सेना साहब, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, जो कि आपकी पार्टी को लेकर के आप डॉक्टर अभिषेक हो या फिर अंशु अवस्थी ने कमेंट किया है, तो आपको मौका मिलना चाहिए इस पर रिप्लाई का, जल्दी से। देखिए, 2024 के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो एक मुद्दा लगातार उठा रहे थे, उस मुद्दे को समाप्त हो चुका है, और वो मुद्दा होता था ईवीएम को लेकर। जब भी कुछ चुनाव परिणाम इन लोगों के विरुद्ध आते थे तो ये ईवीएम की बात करते थे। तो कम से कम अब आगामी जो चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं उसमें जो परिणाम आएंगे, ये ईवीएम को दोष नहीं देंगे, एक बात। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय निरंतर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बनारस में जो वोट मिले उनको लेकर टिप्पणी कर रहे थे। मेरे भाई, मैं तो आपकी इस सहृदयता का बड़ा सम्मान कर रहा हूं। इसी सहृदयता के साथ जो आम जनमानस ने जो जनादेश 2024 दिया है और उसमें एनडीए को फुल मेजॉरिटी की सरकार दी है, कृपया उसका भी सम्मान कर लीजिए। कम से कम सरकार के उन मुद्दों का, जिन मुद्दों पर सरकार निरंतर गतिशीलता के साथ कार्य कर रही है और भारत को एक विश्व शक्ति बनाने के विजन पर लगातार बढ़ रही है, तो उसके लिए जनता का अभिवादन कर लीजिए। आपको भी जनता जनार्दन का अभिवादन करना चाहिए कि उन्होंने एक मैंडेट वाली सरकार को चुना है, तो आप फुल मैंडेट वाली सरकार का सरकार इस तरह की बातें नहीं कर सकती।
देखिए कुल में अब मैंने आपकी सरकार 2 बैसाखियों से सारे चल रही है वाली सरकार का आप आम जनमानस के जनादेश का सम्मान करिए और सरकार की जो सरकार बनी है उसका भी स्वागत कीजिए और कम से कम महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कीजिए कि सरकार जिन मुद्दों पर सहिष्णुता के साथ विपक्ष को लेकर कार्य कर रही है विपक्ष को भी उस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखना चाहिए, सरकार के साथ संसद में बात करनी चाहिए। अगर आप ये बात कह रहे हो कि संविधान को प्रश्न चिन्ह है तो आप संसद में प्रश्न चिन्ह लगाओ। डिबेट में बैठ के आप किसी अनर्गल मुद्दे पर प्रलाप नहीं कर सकते क्योंकि जनता इसी मतिभ्रम से बाहर आ चुकी है। डॉक्टर अभिषेक कुछ कहना चाह रहे जल्दी से। डॉक्टर अभिषेक कुंदन भाई मैं जनता इसी मतिभ्रम से कहिए अभिषेक। कुंदन भाई मैं कह रहा हूँ 2 बैसाखियों पे चल रही सरकार, कुंदन भाई 2 बैसाखियों पे चल रही सरकार जिसको क्या कहते हैं ना विशेष आर्थिक पैकेज दे के संतुष्ट किया गया हो, उससे साफ समझ में आता है जनता का जनादेश किधर था। जो 400 पार की बात खुद करते थे कि हम 400 पार जाएंगे, वो 239 पे सिमट गए। और उत्तर प्रदेश की जनता ने, मैं बता रहा हूँ, अगर शासन प्रशासन नहीं रहता तो ये 225 भी नहीं पहुंच पाते, 220 भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी मुझे बताएं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो चुनावी मैदान में है, लेकिन लंबे अरसे के बाद बसपा जो है उपचुनाव लड़ने जा रही है 10 के 10 सीटों पर। इसका किसे फायदा किसे नुकसान होगा? आप लोगों को फायदा होने की उम्मीद है? कुंदन जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन चुनाव लड़ रहा है। बहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी सपा को भी शुभकामनाएं हैं, कांग्रेस को भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अपनी हकीकत देख लें। जैसे मैंने पहले कहा कि जो इन्होंने काम किया है, आप देखें कि जो हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे थे, उन्होंने तो एट अ टाइम 5.5 मुख्यमंत्री दिए थे उत्तर प्रदेश में। ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक ही राज्य में 5.5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और क्या नतीजा निकला था? पिछले 25 साल में एक बार अपने बूते पे सरकार बनाई है सपा ने। कांग्रेस तो 35 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है। तो दोनों जो है मतलब एक को रास्ता नहीं दिख रहा है, दूसरे को रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये कहां जाएंगे? अभी तो संघर्ष आपस में ही शुरू हो गया है। कौन किसको कितनी सीटें देगा, कौन अभी बंदर बाट में क्या नतीजा निकलेगा वो जनता देखेगी। लेकिन हम लोगों ने, मैंने पहले ही कहा कि हम गंभीर पार्टी है, हम लोग हमेशा तैयार रहते चुनाव में। अगर हमसे कोई कमी रही है उसको हम सुधार चुके हैं और जिसका नतीजा अब की बार दिखाई पड़ेगा चुनाव में। इन लोगों ने जो पिछले 35 साल में काम किया है कांग्रेस ने, और 25 साल में इनकी सरकार सिर्फ एक बार बनी है पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में, बाकी 3 बार तो कोalition सरकार बनी है। यही बहन जी का भी हाल रहा है। उत्तर प्रदेश में उनकी 4 सरकारें बनी जिसमें एक उन्होंने अपने बूते पे सरकार बनाई है। तो नतीजा उत्तर प्रदेश में पहली बार एक मुख्यमंत्री को पूर्ण बहुमत से दूसरी बार। शरद जी ने जो कहा उसमें छोटे छोटे कमेंट अभिषेक जी और फिर अंशु जी, जल्दी से अभिषेक जी। मैं देखिए शरद भाई ने जो बात कही, हम 4 बार हमने सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, हमारे बराबर पैरेलल सरकार इन्होंने भी बनाई। हमने 16 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, इन्होंने भी 16-17 साल चलाई। लेकिन जनता को एक चीज एकदम साफ समझ में आ गई है कि कितनी बदहाली इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की कर दी है। और आज जनता चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो नकल हो। देखिए शरद जी जो बातें कर रहे हैं, देखिए शरद जी जब पार्टी की बातें कर रहे हैं कि भाजपा की, कांग्रेस की, बसपा, सपा की, लेकिन वो भूल जाते हैं जो सबसे बड़ी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में वो जनता जनार्दन है, जो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को दिन पर दिन तोड़ रही है। लोकसभा में इनको हराने का काम किया है, तो उपचुनाव में भी इनको सबक सिखाएगी। ये जनता को भूल जाते हैं, यही दिक्कत है। ठीक है, जनता को तय करना है कि इन 10 सीटों पर उपचुनाव में वो किसके साथ होगी और किसका साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। 10